गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सभी अर्ली एमडीआरटीज और सभी दर्शकों का स्वागत है दोस्तों। ये जो आज का जो हमने प्रोग्राम रखा है, जो इंटरव्यू लेंगे हम लोग, ये सब अर्ली एमडीआरटीज, इनके इनसे हम लोग कुछ बातें करेंगे। ये 3 महीने के अंदर हमारे इन दोस्तों ने किस तरह से एमडीआरटी अचीव किया, क्योंकि कई लोगों का पूरा साल भी काम करने के बावजूद एमडीआरटी होता नहीं है, लेकिन फिर भी इन्होंने 3 ही महीने में अपना एमडीआरटी क्वालिफाई किया। तो ये इसके पीछे का पर्पस क्या है? पर्पस दोस्तों, मैं आपको इतना ही कहूंगा कि कई लोग ये पेंडेमिक सिचुएशन में, ये महामारी की वजह से, ये लॉकडाउन की वजह से कई लोग मन से ही, बोलते ना, मन से ही गिर गए, मन से ही वो डाउन हो गए, अपने आप में निराश हो गए, हताश हो गए कि भाई अभी तो कौन लेगा, ऐसे में तो कौन पॉलिसी लेता है, लोगों की दुकानें बंद है, लोगों की नौकरियां बंद है, कईयों की तो नौकरी छूट गई है, और ऐसे में अब ये इन्वेस्टमेंट कौन करेगा, पॉलिसी कौन लेता है, लोगों के पास तो पैसे ही नहीं है। ऐसे कई ऑब्जेक्शन, और ये ऑब्जेक्शन पार्टियों के नहीं है दोस्तों, एजेंट के खुद के हैं। और अपने अपने ही उन ऑब्जेक्शन की वजह से वो कहीं ना कहीं लोगों से बात करना टालता है, या तो लोगों से मिलना टाल देता है। उसे लगता है कौन लेगा, अभी ऐसे में तो कोई लेता ही नहीं है। तो खुद ही कन्विंस हो गए हैं कि लॉकडाउन है, लोगों के पास पैसा नहीं है, लोगों के बिजनेस बंद है, और ऐसे में कोई पॉलिसी लेगा नहीं, तो भी बात करके भी कोई मतलब नहीं है। और इसकी वजह से कई दोस्तों का बिजनेस नहीं होता है। कई लोग सपना रखते हैं, हर साल नया साल जब आता है जनवरी महीना, सब लोग सोचते हैं कि ये साल मैं पक्का एमडीआरटी करूंगा। जिसने दिसंबर महीने में एमडीआरटी किया तो वो सोचता है मैं इस बार अर्ली एमडीआरटी करूंगा, फास्ट ट्रैक एमडीआरटी बन जाऊंगा। लेकिन फिर कहीं ना कहीं ये सब बातें वापस दिमाग में घर कर जाती है, और उसकी वजह से वो निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, और एक्शन छोड़ देते हैं। कहते हैं ना कि कर्म करोगे तो उसका फल मिलेगा। और मैं तो हमेशा ये चीज कई बार कई कोर्सेज में बोलता भी हूँ कि किए बगैर मिलता नहीं, और किया हुआ व्यर्थ जाता नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग काम ही नहीं करेंगे, ये सोच सोच के, और मन से निराश, मन से ही बैठ गए हम लोग। दोस्तों, ये जो प्रोग्राम आज का हमने रखा है, ये 3 महीने में अभी जो सिचुएशन पूरे इंडिया में सभी के लिए तो सेम था, सभी इंश्योरेंस एजेंट के लिए सेम था, सभी के प्लान भी वही थे, लोग भी वही थे, शहर भी वही था, गांव भी वही था। लेकिन उसमें हमारे ये दोस्तों ने एमडीआरटी अचीव किया 3 महीने में। और हम अभी सोचते ही रह गए कि पॉलिसी कौन लेगा और किससे बात करें। इनकी बातें सुन के हो सकता है पूरे इंडिया के कई दोस्तों के मन में जो उलझन है, जो कंफ्यूजन है कि भाई कौन लेगा पॉलिसी, तो ये कंफ्यूजन आपका इनको सुन के दूर हो जाएगा कि यार इनका अगर बिजनेस हो सकता है। ये लोग भी छोटे छोटे गांव में, कोई बिहार के छोटे गांव से बिलोंग करता है, तो कोई आसाम के छोटे से गांव से बिलोंग करते हैं, तो ऐसे कोई कोलकाता, अपना बिहार, अपना बंगाल के छोटे से गांव से बिलोंग करते हैं। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस के लोग, वो भी छोटे छोटे टाउन में, कोई शहर से एजेंट है, इनका अगर बिजनेस हो सकता है तो क्यों ना मेरा हो, सभी का हो सकता है। जिन्होंने ऐसा क्या किया, और ये हमारे दोस्त ये हमसे शेयरिंग करेंगे कि वो कैसे काम किया ये 3 महीना। उनको भी ऑब्जेक्शन आए होंगे, उनको उन्होंने कैसे सेटल किया, कैसे हैंडल किया, वो ये सारी बातें दिल से बताएंगे। और इनको हमने एक ही रिक्वेस्ट की है कि आपका जो भी सीक्रेट हो सेलिंग का, एमडीआरटी का, आप दिल से बताइए। हमारे सभी दोस्तों को, इंडिया के सारे इंश्योरेंस एजेंट का फायदा होना चाहिए। उस तरह से हमने ये बातें करने वाले हैं दोस्तों। दोस्तों, सबसे पहले आज हम लोग जो इंटरव्यू लेने वाले हैं वो हमारे ईस्टर्न जोन से, आसाम से बिलोंग करते हैं दोस्तों। वो भी गुवाहाटी से भी समझ लीजिए 250 किलोमीटर दूर। आप सभी ने काजीरंगा का नाम सुना होगा। जी हाँ, मैं हेमंत अग्रवाल जी के लिए ही कह रहा हूँ। काजीरंगा गुवाहाटी से 250-300 किलोमीटर दूर, उसके पास एक छोटा सा गांव है बोकाघाट। वो बोकाघाट से हमारे हेमंत कुमार जी बिलोंग करते हैं। दोस्तों, हमारे साथ हेमंत कुमार अग्रवाला जी जुड़ चुके हैं। अभी मैं इनके बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा दोस्तों।
हेमंत अग्रवाल जी 2001 से एजेंट है, 2001 से एजेंट है, और काजीरंगा के पास आसाम के अंदर एक छोटे से गांव से बिलोंग करते हैं, बोकाघाट जिसका नाम है। वहां चाय के बागान है। हम लोग भी जब तवांग घूमने गए थे तो वहां हम लोग उनके घर गए थे, और वहां पर वो कई चाय के बागान की उन्होंने हमने विजिट की थी। तब लगा कि इतने छोटे से गांव में ये रेगुलर बेस पे एमडीआरटी कैसे करते हैं। तो ये सब देखकर लगा कि नहीं, अगर इतने छोटे गांव में भी अगर ये लोग काम कर सकते हैं, रेगुलर एमडीआरटी एवरी ईयर कर सकते हैं, तो क्यों ना कर सकते हैं, हर एजेंट क्यों ना करे। दोस्तों 15 साल से हेमंत जी एमडीआरटी कर रहे हैं, लास्ट 15 ईयर से एमडीआरटी कर रहे हैं। लास्ट 2 ईयर से ही इज द गैलेक्सी क्लब एजेंट, और ये साल का इनका फास्ट ट्रैक एमडीआरटी अर्ली एमडीआरटी हुआ। नो डाउट इनकी वाइफ की एजेंसी, इनके पास 2 एजेंसी है, इनकी मिसेस की एजेंसी में इस बार इन्होंने फास्ट ट्रैक एमडीआरटी किया है। सो मैं हेमंत जी से पूछना चाहूंगा, हेमंत जी आपके पास 10 से 12 मिनट है, आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, साथ साथ में आपका वर्किंग स्टाइल। ये 3 महीने में ऐसी महामारी के सीजन, क्योंकि लास्ट ईयर पूरा लॉकडाउन होते हुए भी आपने एमडीआरटी किया, फिर अगेन ये साल वापस एमडीआरटी, और वो भी 3 महीने में दोस्तों। और तो ये ऐसे हमारे इन सभी दोस्तों को बताइए हेमंत जी कि आपका वर्किंग स्टाइल कैसे है, आप प्रोस्पेक्टिंग कैसे करते हो, क्योंकि गांव इतना छोटा तो उसमें नए नए इतने प्रोस्पेक्ट कहाँ से लाते हैं, क्योंकि 15 साल से आप अगर एमडीआरटी कर रहे हो तो इतने नए लोग कहाँ से आते हैं, या रिपीट बिजनेस भी लेते हो तो ऐसा क्या बोलकर आप उनसे रिपीट बिजनेस लेते हैं। तो ये सारी बातें खुलकर हमारे सभी दोस्तों से शेयर करिए। तो ओवर टू यू हेमंत जी। नमस्कार, सभी गुरुजनों को प्रणाम। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस और मेरे सारे गुरुजनों को, दीपक भाई, मुकेश भाई, पारस भाई, जिन्होंने मुझे मौका दिया कि मुझे 10 से 12 मिनट मेरी जो कहानी है, मैं कैसे काम करता हूँ या कैसे मेरा कंटिन्यूअस एमडीआरटी होता है, ये मैं आप लोगों के साथ साझा कर सकूं। इसके लिए मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि पारस भाई ने बताया कि 2001 में मैंने एजेंसी ली थी, तो मैं भी दोस्तों एजेंसी अपनी इच्छा से नहीं आया था लेने के लिए, बट मुझे भी जबरदस्ती दी गई। हमारी जो डीओ है मेरे, शशांक शेखर भुइया, वो मेरे पीछे 1 साल तक पड़े रहे कि आपको एजेंसी लेनी है, बट मैं बोला नहीं, ये इंश्योरेंस बेचने का काम मेरे से नहीं होगा। बट उन्होंने 1 साल तक मुझे छोड़ा नहीं, और लास्ट जुलाई 2001 में मुझे उन्होंने एजेंसी दे दी। तो एजेंसी में आने के बाद ही उस समय जो ब्रांच मैनेजर थे हमारे ब्रांच में, उन्होंने मुझे एक सपना दिया, कहा कि आपको एमडीआरटी करना है। जुलाई में मेरी एजेंसी हुई और कहा कि उन्होंने आपको एमडीआरटी करना है। उससे पहले उन्होंने मुझे एक और टारगेट दिया, बोला कि आपको जिस दिन एजेंसी देंगे हम लाइसेंस, उस दिन आपको 1 करोड़ का बिजनेस करना है। 1 करोड़ दोस्तों, प्रीमियम नहीं, सम एश्योर्ड, क्योंकि 2001 में शायद करोड़पति एजेंट उनको बुलाया जाता था कि जो सम एश्योर्ड से 1 करोड़ बिजनेस करें। तो मैंने जब ये बात मेरे घर में साझा की तो लोगों ने कहा कि ब्रांच मैनेजर का दिमाग खराब हो गया शायद, तुमने एजेंसी भी शुरू नहीं की है और तुमको 1 करोड़ का बिजनेस का टारगेट दे रहे हो। बट मैंने कहीं ऐसा सुना था कि अगर कोई दूसरा आप पे विश्वास कर रहा है और आपको अगर खुद पे विश्वास नहीं है तो आपको कोई काम नहीं हो सकता। तो मैंने देखा कि मेरा बीएम मुझे बोल रहा है कि आप 1 करोड़ का बिजनेस कर सकते हो या आपको करना है, तो मैंने सोचा कि चलो क्यों ना ट्राई करें। बट मुझे जब भी कोई बोलता है कि आपको ये करना है तो मैं उसको एक्सेप्ट करता हूं। तो मैंने बोला ठीक है चलो, और जब ठीक है बोल दिया तब हमारे दिमाग में 2 तरह से सोच आती है। एक ये कि अगर हम एक्सेप्ट करते हैं कि मुझे करना है, तब हम रास्ता ढूंढते हैं उसका, और दूसरी ओर जब हम ये सोचते हैं कि मैं कैसे करूंगा या मेरे से होगा कि नहीं, तब हम सरेंडर करते हैं सिचुएशन में। तो जैसा कि हमने ट्रेनिंग में सीखा है कि आपके पास हर स्थिति में 2 सिचुएशन होती है, या तो आप भाग लो या आप भाग लो। तो मैं पार्टिसिपेट करने के मूड में हमेशा रहता हूं कि चलो देखा जाएगा, हार गए तो क्या, वो ये नहीं सोचता हूं, तो चलो जीत गया तो क्या होगा, जीतने के बाद की खुशी क्या होगी। तो वैसे ही मैंने शुरू किया। मेरे पास 1 हफ्ते 10 दिन का समय था एजेंसी लाइसेंस आने के समय में, क्योंकि हमारी ब्रांच का आईआईडीए लाइसेंस, मैं फर्स्ट एजेंट हूँ, मेरा फर्स्ट कोड आया था आईआईडीए लाइसेंस में। तो 1 हफ्ते 10 दिन के समय में मैंने 82 पॉलिसीज उस समय कलेक्ट की और 1 करोड़ 12 लाख का बिजनेस किया था।
तब उन्होंने कहा था कि चलो तुमने फर्स्ट माइलस्टोन अचीव किया और ये बहुत बड़ा माइलस्टोन है हमारी ब्रांच के लिए, पहला ऐसा एग्जाम्पल है, तो तुमको इस बार एमडीआरटी करना है। तो मैंने कहा चलो देखते हैं क्या होता है। तो उस साल तो एमडीआरटी मेरा नहीं हुआ था, बट उन्होंने मुझे छोड़ा नहीं, बोला कि नहीं तुमको करना ही है। तो उसके नेक्स्ट 2002 में मेरा एमडीआरटी बिजनेस दोस्तों हो गया था। ग्रेट। और थैंक यू। उसके बाद जब जैसा कि पारस भाई ने बताया कि छोटा सा गांव है, और सही में छोटा सा गांव है जहां कोई बिजनेस भी बहुत ज्यादा नहीं है। 2 किलोमीटर की रेडियस में हमारा गांव है। बिजनेस क्लास जो इनकम लोगों की है आज के डेट में भी 10 लाख के ऊपर इनकम ग्रुप वाले बहुत कम यहाँ पे दिखाई देंगे। तो 2002 में एमडीआरटी करने के बाद किसी ने मुझे कहा नहीं, और मेरे ब्रांच मैनेजर जो थे उस समय में वो तो ट्रांसफर हो गए थे। और उसके बाद 3-4 में कुछ स्थितियां ऐसी थी, हेल्थ का भी कुछ इश्यू था, मैंने कुछ हेल्थ की भी प्रॉब्लम आई थी, और किसी ने मुझे बोला नहीं कि आपको फिर एमडीआरटी करना है। सोचा कि एक बार हो गया मतलब बहुत है। उसके अलावा काफी चैलेंजेस आते गए शुरू के फर्स्ट 5 सालों में। एक हेल्थ का मेरा इश्यू आ गया था, दूसरी इश्यू आती थी रिबेट को लेके। कोई भी रिबेट की एक बीमारी लगी हुई थी, कोई भी बड़ा बिजनेस होता थोड़ा सा भी तो रिबेट मांगते थे लोग, तो उस समय बेचैनी हो जाती थी कि भाई क्या करें। और मैं सोचता था कि ये इंश्योरेंस हम बेच रहे हैं तो सिर्फ मेरा एजेंट का ही फायदा है या क्लाइंट को भी कुछ फायदा है, या क्लाइंट को ऐसा क्यों लगता है कि सिर्फ एजेंट अपने कमीशन के लिए पॉलिसी बेच रहा है। तो इस चीज की सर्च में मुझे सीखने का भी, पढ़ने का शौक था, सीखने का शौक था। तो मुझे इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एक्सेलेंस की एक बुक मिली, इंश्योरेंस वर्ल्ड। उसके द्वारा मैंने बहुत सारी सीडी मंगवाई। मैंने बहुत सारी सीडीज ऑनलाइन बाय पोस्ट कोरियर से मंगवाई इंस्टीट्यूट से। उनकी बहुत सारी रिकमेंडेड बुक्स थी अपने इंस्टीट्यूट की, वो सारी मैंने कोरियर से मंगवाई। और उसके बाद मैं 2005 में बेसिक कोर्स में जुड़ा हूँ, और सही में ये मेरा लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। 2005 के पहले जो मेरा बिजनेस 4 साल जो मैंने बिजनेस किया, और आईआईएम में बेसिक कोर्स करने के बाद जो मैं बिजनेस करता हूँ उसमें काफी फर्क आया मेरा। और 2005 के बाद कंटिन्यूअस मैं एजुकेशन में हूँ। आईआईएम के जितने भी कोर्सेज हैं सारे मैंने लगातार किए हैं। बेसिक कोर्स मैंने किया, एडवांस किया, कई कुछ रिपीट भी कर रहा हूँ मैं। बेसिक जब भी मौका मिलता है रिपीट करता हूँ। कॉर्पोरेट कोर्स दीपक भाई ने जो लीड किया था आज भी याद है, उसकी जो बातें हैं वो हमेशा याद रखता हूँ और उसमें से कुछ ना कुछ इंप्लीमेंट करने की कोशिश करता हूँ। एडवांस के बाद कॉर्पोरेट, कॉर्पोरेट के बाद हमने कॉम्बो प्लान हमने काफी बार किया है, जिसका रिजल्ट मुझे मिला है। इस बार भी जो मेरा फर्स्ट ट्रैक एमडीआरटी हुआ है लास्ट 2 इयर्स में, इस लॉकडाउन के पीरियड में मेरा 3 एमडीआरटी का बिजनेस हुआ है एक्चुअली। और जो आप बोल रहे हैं कि इतनी पेंडेमिक सिचुएशन है, और ये बात सच है कि पूरी दुनिया पे एक ऐसा संकट आया हुआ है। बट एक चीज और इसमें पॉजिटिव साइड भी है कि काफी लोग जो सिर्फ भाग रहे थे पहले, उनको अभी थोड़ा सा रुकने का टाइम मिला है कि हम रुक के सोचे कि हम जा किधर रहे हैं। लोगों को अपने फैमिली के साथ रहने का मौका मिल रहा है, लोगों को अपने बच्चों के साथ रहने का मौका मिल रहा है, उनके बारे में सोचने का मौका मिल रहा है। पहले बोलते थे कि हमारे पास टाइम नहीं है, बट आज अभी भी इस सेकेंड जो लहर है अभी कोरोना की, इसमें हमारे यहाँ 6 बजे के बाद दुकानें बंद होती है, बिजनेस हाउसेस बंद होते हैं 6 बजे से शाम को, और 8 से मॉर्निंग 5 तक कर्फ्यू लगा रहता है। तो हमारे लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि उस समय में हम क्लाइंट से फोन में हो या ऑनलाइन हो। आज ये जूम मिल रहा है हमें, तो ये कोरोना के पहले हमने कभी जूम का नाम नहीं सुना था, बट आज जूम मीटिंग में पूरी दुनिया में आप कहीं भी किसी से भी कितनी आसानी से आप बात कर सकते हैं। आज हम लोग भी आज रूबरू हो रहे हैं आपस में, तो कितनी आसानी से हम आज पूरी दुनिया के साथ जुड़ने का मौका मिला है। ये अगर कोरोना शायद नहीं आता तो ये प्लेटफॉर्म हमें शायद आज के डेट में हमारे पास नहीं होता। तो ये एक बहुत ही सुनहरा मौका मिला है और काफी कुछ नया चीज हमको सीखने मिला है। और पार्टी लोगों को भी, अभी क्लाइंट्स को ये डर हो गया है कि भाई अगर मेरे कुछ हो गया तो मेरी फैमिली का क्या होगा, और ये बातें सोचने का उनको पास अभी भरपूर समय मिल रहा है उनको, और वो अपने बारे में चिंता कर रहे हैं। जो लोग पहले समय नहीं दे रहे थे इंश्योरेंस के लिए, अब सोच रहे हैं कि नहीं ठीक है। पहले जैसे लोग गाड़ी के लिए इतनी चिंता करते थे इंश्योरेंस की, अब लोगों को समझ में आ रहा है। अच्छा, कोई भी एजेंट जा जाके उनको परेशान या बार बार बोल नहीं रहा है
तो उनको ऐसा भी लग रहा है कि भाई अभी मुझे खुद की चिंता मुझे खुद करनी है, या कोई बोल रहा है तो उसको सुन रहे हो लोग। तो ये एक ऐसा था कि मौका कि जिनको भी हमने बोला इस बार, प्राय सभी लोगों ने अच्छा बिजनेस से किया है, और जो अमाउंट था टिकट साइज वो भी काफी बढ़ गया है। अब लोगों जो पेमेंट करते हैं अच्छा पेमेंट कर रहे हैं लोग। आप आपका वर्किंग स्टाइल बताइए, आप कैसे काम करते हो? सो प्रोस्पेक्टिंग, नए नए प्रोस्पेक्ट्स कहाँ से लाते हो रेगुलर? क्योंकि गांव छोटा है, लोग कम है, तो उसमें कैसे काम करते हैं आप? और ये 3 महीने में, स्पेशली ये 3 महीने में आपने एमडीआरटी कैसे किया, वो खास बताइए हमारे दोस्तों को। हाँ पारस भाई, ये जो आप बोले कि 3 महीने में काम कैसे हुआ, एक्चुअली ये सिर्फ 3 महीने का ही आउटकम नहीं है। क्या होता है कि जब हम कंटिन्यूअस एजुकेशन में रहते हैं, तो जब हम सीखते रहते हैं उसको इम्प्लीमेंट हम सारी चीजें नहीं कर पाते हैं। बट जैसे हमने कंटिन्यूअस एजुकेशन में सीखा है कि भाई आप एक तो सीखिए आपकी लोगों से क्या बात करनी है। हमारे पास कोई ऐसा प्रोडक्ट तो है नहीं जो हम लोगों को दिखाए, हमको तो अपनी बात ही करनी है कि हम कैसे बात करते हैं। अगर बात हम तरीके से करेंगे तो लोग समझ जाएंगे। और मैं कभी भी जब पार्टी से बात करता हूँ तो मैं इंश्योरेंस वर्ड का यूज ही नहीं करता हूँ। मैं उनके बच्चों की पढ़ाई के बारे में बात बोलता हूँ। मैं बोलता हूँ कि आपने पोस्ट रिटायरमेंट, या आपको अगर फ्यूचर में बच्चों की शादी के लिए पैसे चाहिए या पोस्ट रिटायरमेंट पैसे चाहिए तो आपको कैसे, आपने कुछ मैनेज किया है क्या। मैं सेविंग की बात करता हूँ उनसे, तो लोग थोड़ा सा कंफर्टेबल होते हैं। मैंने देखा है जब इंश्योरेंस बोलते हैं तो लोग बोलते हैं कि मेरे पास है बहुत। सही सही बात है। तो जब सेविंग बोलते हैं तो लोगों को मैं और ये भी ऑप्शन देता हूं कि आपको इंश्योरेंस में ही सेविंग करना से जरूरी नहीं है, आप कहीं भी कीजिए। आप बैंक में आरडी कीजिए, पोस्ट ऑफिस में कीजिए, म्यूचुअल फंड में कीजिए, कहीं भी कीजिए। और सारी चीजों का उनको कंपेरिजन बता देता हूं कि कहाँ में कितना रिटर्न मिल रहा है और कहाँ में कितना रिस्क है। और फिर उनको डिसीजन देने देता हूँ कि आपको कहाँ पे लगाना है बताइए, आप जहां बोलेंगे वहीं लगाएंगे। तो कोई भी लोग पूरा पैसा रिस्क में नहीं लगाना चाहते हैं, सबको अपनी कैपिटल प्यारी होती है, तो कुछ एक पैसा वो इसमें लगाते ही लगाते हैं इंश्योरेंस में। और दूसरी चीज जो इस लॉकडाउन में मैंने इंप्लीमेंट की है सीखी हुई चीजों में, कि डेलीगेशन। अभी हम लोग कोर्स में सुनते हैं कि आप एक अपना ऑफिस कीजिए, आप स्टाफ रखिए, आप ऐसे काम मत कीजिए जो आपको इनकम नहीं करके दे रहे हैं, और सिर्फ ऐसे कामों में आप अपना फोकस रखिए जहां से आपको इनकम जनरेट हो रही है। तो मैंने पूरी तरह से इस लॉकडाउन में ये मौके का फायदा उठाया है, इसको डेलीगेट करना मैंने सीखा है। मेरे पास अभी 5 स्टाफ हैं। तो मैं, आप बिलीव नहीं करेंगे पारस भाई, पूरे फरवरी और मार्च महीने में मैं एक बार भी ब्रांच में नहीं गया, डिवीजन में नहीं गया। मेरे जो अराउंड 80 प्रपोजल्स थे सब मेरे स्टाफ टीम ने कंप्लीट किए हैं। ब्रांच भी वो लोग ही गए हैं, डिवीजन भी वो लोग गए, और इवन बहुत कम क्लाइंट के घर में भी मैं गया हूँ प्रपोजल के लिए। लोग ऑफिस में आए हैं और वहीं पे साइनिंग हुआ है। तो लॉकडाउन के पीरियड में मैं बाहर निकले बिना ही काफी बिजनेस मेरा घर पे हुआ है। और मुझे सबसे कम आज तक 20 साल में ऐसा पहली बार हुआ है कि मैं डिवीजन एक बार भी नहीं गया क्लोजिंग के लिए, और मेरा एमडीआरटी डिक्लेयर हुआ। नहीं तो हर बार मुझे कम से कम मिनिमम 2 बार तो मुझे डिवीजन ऑफिस जाना पड़ता है, बट इस बार मुझे जाना नहीं पड़ा। और कुछ प्रपोजल फिर भी छूट गए, तो चलो वो अप्रैल में हो गए हैं, तो इसकी इतने इश्यू नहीं है। आपका कोई स्पेशल यूनिक सेल आप शेयर करना चाहोगे हमारे दोस्तों के साथ? कभी 2 मिनट का टाइम बचा है आपके हिसाब से, 2-3 मिनट में कोई यूनिक सेल इस बार, या कोई ऑब्जेक्शन हैंडलिंग जो आप बताना चाहें? इस बार एक नया बात शुरू की है मैंने। जैसे सब स्टैंडर्ड लाइफ हमने बहुत बार सुना था, बट इस बार एक फैमिली में मुझे बिजनेस मिला, 5 लोगों का बिजनेस मिला था। क्लाइंट को बाईपास सर्जरी हुई है, हर्निया का ऑपरेशन हुआ था। तो वो बोल रहा है कि मेरे बेटे का एक आप पॉलिसी बना दो, उसकी पॉलिसी नहीं है। मैंने कहा ठीक है। फिर बेटे का जब बनाने की बात चली, घर पे गया तो उनको बोला कि मेरी वाइफ की भी एक ही पॉलिसी है जो इस मार्च में मैच्योर हो जाएगी, तो आप वाइफ का भी एक बना दो। तो वाइफ का भी प्रपोजल साइन करवा लिया, दोनों का 25-25 लाख का। फिर उनकी ज्वाइंट फैमिली है, भाई एक था, उनके वहां से भी 2 मेरा बिजनेस आया, भाई की वाइफ की, भाई के बेटे का 2 प्रपोजल, वहां से भी 25-25 लाख के एक साथ दिए उन्होंने। बट तब मेरे मन में एक सवाल आया, मैंने बोला कि यार पॉलिसी तो मैं ले रहा हूँ बट मुझे मजा नहीं आ रहा है। बोले क्यों? मैं बोला कि आपका एक प्रपोजल लेना है मुझे। बोलते मेरा तो होगा नहीं ना, बाईपास सर्जरी हुआ है, पहले भी बोला था। बोले चलो एक बार ट्राई करते हैं। और मैंने इस प्रपोजल को सबमिट किया था और प्रपोजल एक्सेप्ट हुआ सेंट्रल ऑफिस में। क्या बात, तो ये मुझे अच्छा लगा कि सब स्टैंडर्ड लाइफ का हम जितने सुन रहे थे, बट प्रैक्टिकली इस बार एक प्रपोजल हुआ है, तो मुझे कॉन्फिडेंस मेरा बढ़ा है कि भाई हम सब स्टैंडर्ड लाइफ को भी कैसे प्रोसेस करना है। ये हमने क्या था पार्टी का एज? 51
51। और कौन सा प्लान कितने साल के लिए उनको पास हुआ? हाँ, मैंने 936 ही प्रपोजल दिया था 21 साल का प्लान, तो वो उन्होंने ये पास हुआ। या मतलब 51 की एज में भी 21 इयर्स का रिस्क कवर कंपनी देती है, कंपनी ले रही है। हाँ। कहने का मतलब ये हमारे एडवांस कोर्स के अंदर दोस्तों ये प्रोजेक्ट चलता है, अभी भी ऑनलाइन एडवांस कोर्स हमारे मुकेश भाई का चल रहा है, अभी जस्ट पहला दिन कंप्लीट हुआ है। तो ये सबस्टैंडर्ड लाइफ बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। कई लोग इसको नजरअंदाज करते हैं, कई बार पार्टियां सामने से पूछती है कि मुझे बीमा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन सामने से लोग एजेंट नॉलेज की कमी की वजह से ना बोल कर आते हैं। लेकिन एडवांस कोर्स में ये सबस्टैंडर्ड लाइफ के बारे में बहुत ही अच्छी तरह से बताया जाता है, और आज देखिए उसकी वजह से कितना अच्छा बिजनेस मिलता है। हमारे ऑल ओवर इंडिया के कई एडवांस कोर्स के पार्टिसिपेंटों ने इस तरह से बड़ी बड़ी पॉलिसी 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ की पॉलिसियां सबस्टैंडर्ड को बेची है। आपने कितने का पॉलिसी? 25 लाख का बेचा? ये मैंने 25 लाख का ही प्रपोजल दिया था फैमिली में सबको, उनको भी 25 लाख का ही दिया था। कितना एक्स्ट्रा क्या लगा? क्लास 6 एक्स्ट्रा लगा उसमें, क्लास 6 लगा, क्योंकि एज ज्यादा थी। यही एज समझो छोटी होती 42 45 होती तो शायद और कम क्लास भी लग सकता, कम लग जाता। एक चीज और मुझे लगा इस बार अच्छा लगा, जो लॉकडाउन में हमने काफी सारे सेशंस आईओए के भी अटेंड किए, तो एक कंसेप्ट मैंने वहां से उठाया जिसपे मेरा बहुत काम हुआ इस बार, जिसमें बताया गया था कि चलो जीवन लाभ का ही पॉलिसी थी वो, बट प्रेजेंटेशन उसका बहुत डिफरेंट लगा और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने काफी क्लाइंट के साथ वो शेयर किया, और मुझे जिसको भी मैंने शेयर किया ना, उन्होंने सबको पसंद आया वो क्लाइंट्स। तो मैं आईओए को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये क्रेडिट जो मेरा बिजनेस जो हुआ है इस फाइनेंशियल ईयर में और मार्च में जो एमडीआरटी हुआ है, इन प्लान्स का भी बहुत सारा या इन प्रेजेंटेशन का भी बहुत बड़ा रोल है। मतलब तो उसमें बताया गया था कि आप 50,000 रुपया अगर आप दे रहे हो, क्योंकि हमारे यहाँ छोटी जगह है तो हम छोटा प्रीमियम भी ज्यादा कोट करते हैं, मतलब 5,000 या 10,000 महीने का, वही एक एवरेज टिकट साइज है मेरा। तो 50,000 रुपया अगर आप पेमेंट कर रहे हो तो हमारी कंपनी भी 50,000 रुपया आपको पेमेंट करेगी, और इस तरह से आपको 16 साल आपको पेमेंट करना है, तो 16 साल में आप 8 लाख पेमेंट करोगे और 8 लाख हमारी कंपनी पेमेंट करेगी। तो किसी को भी जो 1 साल के या 2 साल के बच्चे हैं, उनको मैं प्रेजेंटेशन जब देता था तो मैं बोलता कि 16 साल तक आपको पेमेंट करना है 50,000 रुपए करके, तो 8 लाख आपके जमा हुए, 8 लाख कंपनी ने दिया। 16 साल का जब वो बच्चा जब 10th या 12th की एग्जाम दे देगा, उसके बाद आपको पेमेंट नहीं करना है, आप हमारी कंपनी 1 लाख रुपए पूरे आपके लिए देगी, जमा करेगी। तो 9 साल तक हमारी कंपनी 1 लाख रुपए जमा करेगी आपके लिए। तो पहले के 16 लाख जमा हुए, 8 लाख आपने दिया, 8 लाख कंपनी ने, फिर के 9 लाख रुपए कंपनी ने दिया आपके लिए, तो 25 लाख। और आप 25 साल तक कंपनी के साथ रहे, उसके लिए आपको लॉयल्टी एडिशन भी कुछ मिलेगा, कुछ एक्स्ट्रा बोनस देगी आपको, तो वो करीबन 2 लाख रुपए, तो टोटल 27 लाख रुपए आपके पास मिलेंगे इसमें। तो ये कंसेप्ट पे भी पॉलिसी काफी सेल हुई है। बहुत बढ़िया, थैंक यू हेमंत जी। दोस्तों जैसे हेमंत जी ने लास्ट में बोला, इस तरह के हमारे कॉम्बिनेशन ऑफ प्लान के कोर्स होते हैं। प्रोडक्ट मास्टर अभी ये मंथ के एंड में ही 29 और 30 को प्रोडक्ट मास्टर का कोर्स है, हमारे मुकेश भाई और हिरेन भाई लेने वाले हैं। तो इस तरह के कई डिफरेंट कोर्सेज, मतलब दिस इज इंस्टीट्यूट, ये इंस्टीट्यूट है, डिफरेंट टाइप के कोर्सेज, डिफरेंट लीडर्स, सब अलग अलग चीजें आपको इसके अंदर मिलती है दोस्तों। सो थैंक यू हेमंत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू पारस भाई, और थैंक यू इंस्टीट्यूट का, थैंक यू दीपक भाई को कि उन्होंने इतना बड़ा बीड़ा उठाया कि आज हम लाखों लोग उससे बेनिफिटेड हो रहे हैं, और एक छोटी छोटी आइडिया से हम लाखों रुपए कमा रहे हैं। इसलिए थैंक यू आप सभी गुरुजनों। और खास स्पेशल थैंक यू हेमंत जी। मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगा कि आपके कंट्रीब्यूशन की वजह से आज इंस्टीट्यूट आसाम में पहुंच पाए, क्योंकि आपने गुवाहाटी में इंस्टीट्यूट का पहला कोर्स 2008 में लगाया, और आज आसाम के कई हजारों एजेंटों की लाइफ आपके कंट्रीब्यूशन की वजह से वो बन रही है दोस्तों। थैंक यू। मुझे एक चीज और, जब आपने आसाम की शुरू की बात, एक चीज और मैं बताऊंगा कि जब मैं गुवाहाटी में शुरुआत जब मैंने की थी, मैं इंस्टीट्यूट के लिए काम कर रहा था, पर जाने अनजाने पता नहीं मुझे में ऐसा पावर डेवलप हुआ है, ऐसा कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ कि मैं आज किसी से भी कोई भी बात कर सकता हूँ। कि जब मैं इंस्टीट्यूट के लिए बात करने गया था, मैं किसी को जानता नहीं था गुवाहाटी में, किसी ब्रांच मैनेजर को नहीं जानता था, किसी डीओ को नहीं जानता था, और वो जो मैंने स्किल डेवलप हुई कि मैं अनजान लोगों से कैसे बात करूं, वो मेरे नए बिजनेस में मुझे भी काम आ रही है। मुझे कोई भी मिलता है तो मैं उससे बात शुरू कर सकता हूँ कि हाउ टू स्टार्ट द टॉक। तो ये थैंक यू कि मुझे मौका मिला, आप लोगों ने दिया मौका कि गुवाहाटी में चैप्टर शुरू करने का। टोटल कितने एमडीआरटी की अभी तक? अभी तक 15 से ऊपर हो गए, मतलब 20 एमडीआरटी हो गए होंगे वैसे। गॉड ब्लेस यू। इस साल फाइनेंशियल में भी 2 हो गया, इस गैलेक्सी क्लब हो गया अनीता के नाम से इस बार।
क्या टारगेट है इस साल? इस साल सर मैं टीओटी करूंगा। 2 वेरी गुड, बिजनेस वेरी गुड। इंट्रोड्यूस हो गया है, 1 जून तक हो जाएगा। इस Very बार good. टीओटी का टारगेट है सर, आशीर्वाद दीजिए। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस। हमारे जो अगले फास्ट ट्रैक एमडीआरटी जो है वो हमारे बिहार से बिलोंग करते हैं। बिहार से छोटे से गांव है बेगूसराय करके, रजनीश कुमार जी से। दोस्तों ये रजनीश कुमार जी 11 साल की एजेंसी है उनकी, 11 ईयर से उनकी एजेंसी चल रही है। अब तक 4 एमडीआरटी वो कर चुके हैं। 2 साल से गैलेक्सी क्लब कर रहे हैं, 2 ईयर से ही इज अ गैलेक्सी क्लब एजेंट। और ये साल का अर्ली एमडीआरटी उन्होंने मार्च में अचीव किया। मार्च में भी एकदम लास्ट में भी नहीं, मार्च की 16 तारीख को ही अचीव इस एमडीआरटी। नमस्कार सर। या नमस्कार रजनीश कुमार जी। दोस्तों हमारे रजनीश कुमार जी बेगूसराय से बिलोंग करते हैं। बेगूसराय पटना से काफी दूर है बिहार के अंदर, और वो डिवीजन भी है बेगूसराय डिवीजन, और वहां से वो बिलोंग करते हैं। पिछले 4 साल से एमडीआरटी कर रहे हैं। रजनीश कुमार जी, ये पेंडेमिक सिचुएशन में, नमस्कार, ये महामारी के टाइम में, लास्ट ईयर भी लॉकडाउन था, फिर भी आपने एमडीआरटी अचीव किया, और पिछले 4 साल से आप एमडीआरटी कर रहे हो। इवन ये साल का भी एमडीआरटी, और वैसे लॉकडाउन की जो रिजल्ट था, क्योंकि इस साल भी अभी तक दुकानें वगैरह जनवरी फरवरी में उतनी नहीं खुली थी, लोगों का बिजनेस उतना अच्छे से नहीं हो रहा था, फिर भी पहले 3 महीने के अंदर आपने ये एमडीआरटी, अर्ली एमडीआरटी कैसे अचीव किया? तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि हमारे सभी दोस्तों से आप बताइए। आपके पास 10 से 12 मिनट का टाइम है, तो ये 10 मिनट के अंदर आपको ये बताइए, आपका अपना इंट्रोडक्शन भी दीजिए, और साथ साथ में आपका वर्किंग स्टाइल, कि आप कैसे काम करते हो, और साथ में अगर कोई सेलिंग आइडिया भी है, अगर मतलब आपने कोई बड़ा सेल या ऐसा कोई सेल किया कि जो आपको लगता है कि हमारे दोस्तों से शेयर करना चाहिए, तो वो भी आप बताइए। यस रजनीश कुमार जी सर। जी सर। सर मैं रजनीश कुमार बिहार से बेगूसराय ब्रांच से हूँ सर। और 2017 से मैं लगातार एमडीआरटी कर रहा हूँ सर। और 2017 में फर्स्ट बार पारस सर का बेसिक कोर्स मैंने पटना में किया था। और बहुत मशक्कत से मुझे पटना जाना पड़ा, पूरे बिहार बंद था, फिर भी हम गए। तो वहां से रिटर्निंग आने के बाद मुझे बहुत बड़ा सपना जो है साकार हुआ। और सर जब हम वहां से आए तो मेरा सारे आंख का जो पट्टी बंधा हुआ था वो खुल गया, और दिखने लगा प्रोस्पेक्टिंग कहाँ है। और बीमा करने के लिए किसी के मोहताज पहले हुआ करते थे, किसी को खुशामद करते थे, अब रोड पर चलते फिरते बीमा कर देते हैं। तो हमारे डीओ साहब भी बहुत खुश होते हैं। अब अपने ब्रांच का भी टॉपर है सर, और अपने डेवलपमेंट ऑफिसर का भी टॉपर है। और इस बार मैं फास्ट ट्रैक एमडीआरटी भी मेरा 1 तारीख की ही हो गया था, लेकिन प्रपोजल एडजस्टमेंट 16 को हम करवाए जाके पॉलिसी डलवाए, लेकिन सेंट्रल ऑफिस में मेरा 1 तारीख को आ गया था, 1 मार्च को। और सर इस बार सबसे बड़ी बात है कि इस बार कलकत्ता जो हम गए थे आपके बेसिक कोर्स में, हस्बैंड वाइफ, मेरी वाइफ भी गई थी। और उसमें आप सबसे बड़ी बात है कि आप बोले थे कि रजनीश कुछ अच्छा कर आना, एमडीआरटी तो होता ही है कुछ अच्छा। तो उस वही बात बार बार मेरे मन में जो है आते रहा। फरवरी में आपका कोर्स किए थे सर। और जितना मन में उत्साह भर गया था कि नहीं कुछ नया करके सर को दिखाएं। तो हम बड़े बड़े जो भी मेरे क्लाइंट हैं, साथी हैं, उनका हम प्रोस्पेक्ट तैयार किए, ज्यादा नहीं 25 लोगों का। और सोचे इस 25 लोगों में ही मुझे बीमा देना है और फास्ट ट्रैक सीओटी करना है। टारगेट मेरा सीओटी का था। आप सर सीओटी के माला पहनाए थे हमको। सही बात जी। तो हमारे आपका आशीर्वाद है सर कि सीओटी का लक्ष्य रखे तो फास्ट ट्रैक इजी में हो गया। तो एक हम अपने लाइफ में सबसे बड़ा बीमा बेचे सर, वो 2 शिरोमणि के बराबर है सर, 2 करोड़ का है। और वो क्लाइंट से हम बराबर बातचीत तो होते रहती थी उन लोगों से। हम तो सर पूरे रूरल क्षेत्र में रहते हैं, गांव देहाती इलाका में सर। मेरा ब्रांच यहाँ से 42 किलोमीटर दूर है सर, समथिंग। तो उसमें भी हम अच्छे बिजनेस आप लोग के आशीर्वाद से कर लेते हैं। तो क्लाइंट को हम बोले कि सर बीमा एक ठो आपको बहुत दिन पहले बताए थे, और ये मार्च क्लोज हो जाएगा तो फिर तुमको मिल नहीं पाएगा। यदि लेना है तो ले लो, बहुत अच्छा प्लान है। तो बहुत मेरा
कलीग साथी है, वो बोला ठीक है रजनीश ले लेंगे, लेकिन 15 मार्च के बाद लेंगे। तो बोले ठीक है कोई दिक्कत नहीं, 15 मार्च को लो जब लो। उसका सब पेपर तैयार था सर, और उससे उसको 2 करोड़ वो बताया ना, तो हमको लगा तो वो 5 करोड़ का बीमा लेने वाला था। मेरे मुंह से 2 करोड़ ही निकला। हाँ, वो एक्सेप्ट कर लिया, वो 15 लाख 14,72,510 का चेक काट के उसी समय हमको दे दिया। बोला रजनीश जाओ ये 15 मार्च को जो है क्लियर करवा लेना। हम्म। तो हम बोले ठीक है, तो उसमें लगे रहे। तो वो फिर फर्स्ट वीक में ही बोला कि चेक डाल दो, पैसा उसमें बहुत सारा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चेक क्लियरेंस में ऐसा हुआ कि हम मेरा फास्ट ट्रैक का सारी चीज हो चुका था। हमारे ब्रांच मैनेजर 1 तारीख की प्रपोजल एडजस्ट कर रहे थे, लेकिन चेक 2 बार जो है बैंक बदमाशी की वजह से बैंक बराबर डिजोनर करके भेज देता, वो क्लियर नहीं कर रहा था। तो हमारा टेंशन था कि बड़ा चेक है, कहीं प्रॉब्लम फंस जाए, कभी किए नहीं थे। और लेकिन सर हम बैंक से कांटेक्ट में रहते हैं, जितना ब्रांच है ना एसबीआई जो भी बैंक है, सारे मैनेजर से स्टाफ से कांटेक्ट में रहते हैं। जैसे ही चेक गया तो उसे पूछे चेक क्लियर हुआ, बोला नहीं सर नहीं हुआ है सर, इसमें पता नहीं कोई प्रॉब्लम बता रहा है। हम पार्टी को लगाए कि ऐसे ऐसे बात है, चेक क्लियर नहीं हुआ है। तो बोला रजनीश हम आते हैं, उसके पास बड़ा बड़ा गाड़ी है सर, फॉर्चुनर है, 2-3 को है। वो मेरे घर पर आया और मुझे बैठा के ले गया। बोला चलो चलते हैं मैनेजर से पूछते हैं क्यों नहीं क्लियर किया है। हमको बहुत गर्व हुआ सर कि वो पार्टी मेरे घर पे आके और मुझे बैंक ले गया है साथ में। और हमारे ब्रांच मैनेजर बोले कि ऐसा पार्टी आज तक नहीं देखे, किसी का कन्विंस नहीं, नहीं ब्रांच मैनेजर का सपोर्ट, नहीं डेवलपमेंट ऑफिसर, कोई भी बीमा के समय नहीं गए थे। और उस दिन जब बैंक गए तो मैनेजर को तो बेचारा बहुत कुछ बोला, और बोला अभी तुरंत LIC को डायरेक्ट अकाउंट 3 में ट्रांसफर कीजिए। और मेरे सामने ट्रांसफर किया, और उस अकाउंट में जब चला गया तो मेरा दिल में शांति मिला सर, समझे ना। तब वहीं से हम BN सर को फोन लगा कि सर पैसा तो चला गया, आप चेक कर लीजिए। सही तो स्क्रीन शॉट लेके उसका ETR नंबर भेज दिए सर को। तो सुबह होके हमारे SDM सर सम्मानित हम लोगों को किए कि रजनीश फास्ट ट्रैक MDRT किया है, और ब्रांच का जो पहला फास्ट ट्रैक MDRT बना है। गुड। तो इसी तरह सर हम रेगुलर का अपने क्षेत्र में काम में लगे रहते हैं। मेरा रूटीन है सर, एक आप बताए थे कि मजदूर जब फील्ड में जाता है तो वो फील्ड में जब तक अपना मजदूरी करके नहीं आता है तो उसे भोजन नहीं करना चाहिए। सही बात। मुझे उसी बात को बार बार मेरे मन में याद आते रहता है सर, जब तक मेरी मजदूरी नहीं होती है और मेरे स्टाफ की मजदूरी पूरा नहीं होती है, तब तक हम जो है फील्ड से नहीं आते सर। मेरा यही है, सुबह हम सवेरे निकलते हैं सर, और लंच में फिर आते हैं, फिर शाम में फिर निकल जाते हैं। फील्ड में जहां तक होता है दूसरे पार्टी को भी कोऑपरेट करते हैं। एक्चुअली मेरा बीमा ये नहीं रहता है कि मुझे बीमा करना है, मेरा मेरा भीतर से जो एक इच्छा रहता है वो दूसरों की भलाई के बारे में रहता है। एक्चुअली हर समय जब जाते हैं तो हम यही कहते हैं कि ऑल ओवर इंडिया में किसी ब्रांच का कोई भी काम आपको है तो हम निःशुल्क सर्विस देंगे। गुड। बस सर आप ही सिखाएं सर, समझे ना, भले वो उतना दूर तक तो होगा नहीं तो लेकिन लोग को बुझाता है कि इतना बड़ा रिस्क तो दूसरा एजेंट नहीं लेता है। और हम 2-3 को कलकत्ता का काम, अपने बिहार का अदर ब्रांच के भी साथी लोग हैं कांटेक्ट में रहते हैं, दूसरे को फ्री ऑफ कॉस्ट में हम काम करवा देते हैं। तो वही मेरा एक गवाह के रूप में खड़ा होता है, पहचान बनाता है सर। तो यही सब सर्किल से सर्विसिंग मेरा। एक बहुत बड़ा एवेन्यू है। सर्विसिंग की वजह से क्लाइंट को लगता है ये मेरे एजेंट भी नहीं है, फिर भी मुझे इतनी अच्छी सर्विस दी, तो जब मैं इनसे पॉलिसी लूंगा, इनका पॉलिसी होल्डर बन जाऊंगा तो कितनी अच्छी सर्विस मिलेगी। और वही जी सर, हमारा एम्बेसडर भी बनता है, वो और दूसरे 10 लोगों को भी बताता है कि भाई ये अच्छे एजेंट है और अच्छी सर्विस देते हैं। बढ़िया। तो ये आपका स्पेशल सिस्टम है काम करने का। मेन सेलिंग टेक्निक ये है कि भाई सर्विस पहले दो और फिर उनसे पॉलिसी लेते हैं, उससे नए प्रोस्पेक्ट बनाते हो आप। जी सर। और और आपका मेरा कुछ एक और, सेल कुछ शेयर करना चाहो तो भी आप शेयर कर हाँ सकते सर हो। बता रहे,
एक्चुअली मेरा एक पर्सनल कुछ अपना आदत है सर, जब भी मैं किसी क्लाइंट के पास चाहे किसी अनजान व्यक्ति के पास भी जाता हूँ तो खाली हाथ नहीं जाता हूँ। मेरे बैग में एक मेरे क्लाइंट का पेड़ा का दुकान है सर, जो आपको ले गए थे कलकत्ता, ले गए थे ना सर, यस। तो वो बहुत फेमस है, समझ गए ना सर। और वो लगभग 50,000 प्रीमियम देता है पेड़ा दुकानदार। तो मैं लगभग उसका साल का जितना प्रीमियम होता है सर, लगभग उसका पेड़ा ही हम ले लेते हैं। और लगभग क्लाइंट के यहाँ, जब न्यू क्लाइंट के यहाँ जाते हैं तो वो पेड़ा पैकिंग करवा के और ले जाते हैं। और जिसके यहाँ एक बार पेड़ा खिला देते हैं सर, तो वो कम से कम 2-3 लोगों को बीमा तो करा ही देता है। इसका रिजल्ट हम देखे, एक पार्टी के यहाँ चेक लेने में प्रॉब्लम हो रहा था। 2-3 बिजनेसमैन थे, 2-3 लोग वहाँ खड़ा थे और हमको बोले कि LIC रजनीश जी, सो आप तो जब भी आते हैं तो चेक देते थे समय से, अभी पैसा की क्राइसिस है, अभी थोड़ा सा रुक चाहिए, नेक्स्ट मंथ देंगे। बोले ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बीमा समय से भरना चाहिए, अंतिम समय प्रतीक्षा नहीं कीजिए राजीव जी। उसके बाद हम बोले ठीक है, हम आ गए, तो कुछ आप लोग मुंह मीठा कर लीजिए, अब हम निकलते हैं। तो उनको एक पेड़ा खिलाए समझे ना सर। और पेड़ा खाने में, पेड़ा में इतना पावर था, पेड़ा खिलाने के बस वहां से हम गाड़ी निकले लेके, और मुश्किल से 5 मिनट आगे बढ़े कि वहां से फिर फोन आया, रजनीश जी सर आइए ना, चकवा ले लीजिए। हाँ तब बढ़िया वो अपने बोलने लगा कि रजनीश जी साहब गजब जादूगर हैं, आप पेड़ा खिलाने के बाद तुरंत मेरे मन को जो है आप मोह लिए। हम बोले नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, मेरा काम है सर हर एक लोगों को मुंह पे मीठा करना, आपका मुंह मीठा रहेगा तो मेरा भी मुंह मीठा होगा। सही। बेचारा जो है 56,000 का चेक काट के दिया। हाँ, तो बहुत खुशी हुई। और वहां पर जितना भी उसका स्टाफ लोग है वो भी बोला सर, बहुत सारे LIC के अभिकर्ता देखते हैं क्षेत्र में, लेकिन रजनीश बाबू ऐसा तो कोई मेंटेन नहीं करता है। आप दीजिए नहीं दीजिए फिर भी हर समय खुश से रहते हैं ये। तो आप तो बताए थे सर कि हर समय पार्टी के पास खुश, एकदम रिलैक्स मूड में जाना है, फ्रेश मूड में जाना है, लेकिन हमारी खुशी उसको असर करे। हाँ, सही बात है। जब हम अपने दुखी होकर जाएंगे तो अगला को क्या हम खुश कर सकते हैं। तो मेरे लाइफ में हर समय प्रयास करते हैं कि हमको अंदर से जो भी परेशानी हो, लेकिन अगला को दिखना नहीं चाहिए। सही बात है। सही। तो यही सब है सर, जिस कारण से हम बीमा बेचते हैं, और हम हर एक महीना हर एक तरह का बीमा ले चलते हैं। जैसे कि अभी सर अप्रैल मंथ आ गया, तो अप्रैल मंथ में भी हम कुछ ऐसे बीमा लोगों के पास शेयर करते हैं, जैसे कि वोमेन्स डे था सर, उसमें बेच लेते हैं। कुछ डॉक्टर डे आता है, उसमें मतलब कुछ न्यू एड आप कहें, उसी प्लान को न्यू अथी करके सर उसको हम बेचते हैं। और ज्यादातर जीवन लाभ हम बेचते हैं। जी सर। बहुत अच्छा लगा रजनीश जी, आपने खुलकर काफी बातें बताई, आपकी सेलिंग आइडिया, सेलिंग टेक्निक्स। क्योंकि कई लोग सोचते रहते कि आइडिया मिलेगा, लेकिन एक्चुअली ये रियल आइडिया है। हमेशा खुश रहो। और ये IOI के कई छोटे बातें जो डिफरेंट टाइप के कोर्सेज में आती है, वो कौन सी बात कब कौन सी पार्टी के पास आपको काम आ जाएगी वो पता नहीं है। और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि IOI के जितने भी ट्रेनर्स हैं, हम सारे जो लीडर्स हैं, वी ऑल आर इंश्योरेंस है। तो इंश्योरेंस की जो प्रैक्टिकल बातें हैं वो हम आपको बताते हैं, तो वही प्रैक्टिकल बातें आपको भी प्रैक्टिकली काम आती है। तो थैंक यू रजनीश जी, आपने बहुत अच्छी बातें बताई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये साल का आपका टारगेट क्या है रजनीश जी? सर COT का है, COT के लगभग मेरा कमीशन पूरा करीब में है सर। तो आपका 13 COT लाख ये साल प्लस जरूर हो होगा। चुका है। विश यू ऑल द जी सर, बेस्ट। जी सर। थैंक यू रजनीश जी जी। सर। सो दोस्तों, आज हमारे साथ अभी अगले हमारे अर्ली MDRT परफॉर्मर जो है वो हमारे हीरा गुप्ता जी है, और वो अलवर राजस्थान से बिलोंग कर रहे हैं और काफी सालों से IOI से जुड़े हुए हैं। सो हीरा जी से मैं निवेदन करूंगा कि आप ये बताएं कि ये 3 महीने के अंदर में आपने MDRT किस तरह से फास्ट ट्रैक MDRT आपने किस तरीके से आपने कंप्लीट किया, वो भी इस पेंडेमिक सिचुएशन के अंदर में। जी सर, एक्चुअली में काम करता ही नहीं और काम हो जाता है। एक्चुअली क्या, मैं अक्सर मैंने टॉप परफॉर्मर एजेंटों
को जब जब मैंने पूछा है या सुना है, और ये जेन्युइन है, ये हकीकत है, लेकिन लोगों को नहीं समझ में आएगा। जो पहली बार जो इसने आज तक एमडीआरटी किया नहीं है, जो नए नए एजेंट है, उनको ये चीज समझ में नहीं आएगी, ये चीज पल्ले नहीं पड़ेगी। लेकिन हीरा जी आपको बताएंगे। जी सर मैं एक्चुअल में रिलेशन पे काम करता हूँ। ओके, मैं लायंस क्लब से जुड़ा हुआ हूँ राइट और आज की तारीख में सेक्रेटरी हूँ लायंस क्लब का। राइट। और मैं ब्रांच जाता ही नहीं, ब्रांच स्टाफ भी जाता है। ब्रांच वाले फोन करके बुलाते हैं, भैया कहाँ रहते हो, दर्शन तो दे जाओ, उनमें से हैं। राइट। हीरा जी कितने साल हो गए आपकी एजेंसी को? एजेंसी को सर 15 साल हो गए, पर काम तो मैं 2010-11 से ही कर रहा हूँ। पहले तो 12 पॉलिसी वाले थे हम जी। उसके बाद आप मिले, आपका पहली बार आपका बेसिक किया था मैंने फर्स्ट टाइम में, आप मेरे मेंटर गुरु हो जी। के बाद पारस सर से भी जयपुर में लिए है एक दो बार जी। के बाद दिल्ली तो रेगुलर हूँ, सीसी मेंबर दिल्ली से हूँ। राइट। और तिवारी जी हमारे जी अपने ग्रुप में है, एमएम ग्रुप में। तो देखिए आप 15 साल से एजेंट थे, लेकिन जब से आप आईयूई से जुड़े तब से आपने एक्चुअल काम करना आपने शुरू किया। जी सर। तो मुझे बताइए 3 महीने के अंदर में कुछ न करके एमडीआरटी कैसे हुआ? नो डाउट आपने बताया रिलेशनशिप, बट फिर भी किस तरह से, कौन सी एक्टिविटी की, रिलेशनशिप की कौन सी एक्टिविटी की, ताकि इतना प्रीमियम जो है 3 महीने के अंदर में निकल के आए? जी सर, मेरी एक्चुअली बड़ी प्रीमियम दिखती है। जी। और मैं क्या करता हूँ, जितने भी मेंबर हैं हमारे जी। उनके सबके बर्थडे, उनके खुद के, उनकी वाइफ के बर्थडे, उनकी मैरिज एनिवर्सरी, वो सब मेरे पास ही रहती है मेरे कंप्यूटर में। जी। और सबको उनको विश करना, उनको बुके भेजना और उनको फोन से भी बातें करना, उससे एक फैमिली रिलेशन बना के रखता हूँ। राइट। इससे एक तो ये फायदा है कि कभी जेब में कड़की नहीं आई आज तक, आईयूई से जुड़ने के बाद कड़की देखी नहीं। सही बात है। एक्चुअली क्या है, एडवांस कोर्स में 32-33 प्रोजेक्ट हम लोग कवर करते हैं, उसमें का एक प्रोजेक्ट है दैट इज रिलेशनशिप बिल्डिंग। जी सर। और यही एक्चुअली एक दूसरे से जुड़े रखने के लिए एक बहुत अहमियत वाला ये टॉपिक है, जो करीब करीब 2-2.5 घंटा हम जो भी लीडर लेते हैं एडवांस कोर्स, तो ये 2-2.5 घंटा ये टॉपिक चलता है। और जिससे पता चलता है कि यस, रिलेशनशिप रखने के लिए और भी बहुत सारी चीजें हैं, हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें उसके अंदर में हम लोग सिखाते हैं। अब उसमें से देखो, हमारे जैसे हीरा गुप्ता जी ने एक पॉइंट पकड़ लिया कि जितने भी पॉलिसी होल्डर हैं उनके डेट ऑफ बर्थ के दिन पे, एनिवर्सरी के दिन के ऊपर में उनको फोन किया जाए, उनको विश किया जाए, दैट उससे रिलेशनशिप एक बॉन्डिंग बनती है, अच्छी बॉन्डिंग बनती है। और इतने सालों का जब रिलेशन अच्छा होता है तो फिर ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप खाली हाय हल्लो करो, बातचीत करो, अपॉइंटमेंट लो, मीटिंग करो, और लाखों रुपए के प्रीमियम वहां से उठा के लेके आओ। पार्टी बुलाती है सर, पार्टी कहती है और नया है तो नई चीज आई है क्या, खुद बुलाते हैं। राइट। और मेरे बैग में हमेशा मैं चॉकलेट रखता हूँ जी। जब भी गया, उनके जो बच्चे हैं उनको सबको चॉकलेट बांटता हूँ, जाते बच्चे आ जाते हैं आसपास, अंकल आ गए चॉकलेट वाले। जी। चॉकलेट वाले अंकल, अंकल। हाँ चॉकलेट वाले अंकल से फेमस हूँ और सबको Very चॉकलेट देना मेरे बैग में हमेशा रहती है। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। और ये जो अभी जो परिस्थिति है, इस परिस्थिति, ये जो बहुत ही टाइट अभी पोजीशन है, तो इस बहुत खराब है हमारे के अंदर, बहुत खराब है, राइट। हर जगह पे, हर इलाके में पोजीशन बहुत डेंजरस है। इसमें काम करने के कौन से तरीके आप जो आप करते हो वो जरा बता दो हमारे दोस्तों को। अभी तो सर फिलहाल मैं कोई काम नहीं कर रहा जी। फिलहाल सबके हालचाल पूछना है, सबसे बातें करते रहना है, ये कर रहा हूँ। राइट। दूसरा कोर्स कर रहा हूँ जो अपने दीपक सर का कॉर्पोरेट में जुड़ा हुआ हूँ। जी। जी। कॉर्पोरेट कोर्स कर रहा हूँ क्योंकि अब मेरे को बड़े बीमे और बड़े बीमे में से उनका बिजनेसमैन है, बड़े बड़े उनसे रिलेशन बनाने हैं। राइट। हमारा इंडस्ट्रियल एरिया है, उधर जाना है, उधर से रिलेशन क्रिएट करना है। वो जो हमारे क्लब के मेंबर हैं उनका बिजनेस भी है। बहुत बढ़िया। देखिए हीरालाल जी ने ये बहुत सुंदर बात बताई कि अभी फिलहाल समझ लीजिए कहीं और जा ना सके तो कम से कम जितने भी ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशंस चल रहे हैं, अगर वो सेशंस अगर हम अटेंड कर ले और उससे अगर कुछ सीखे, अभी आपका बेस बनाइए, राइट। अभी चंद दिनों पहले, मतलब आजकल एक कहानी जो है बहुत जगह पे, बहुत सारे ग्रुप के अंदर में घूम रही है, छोटी सी कहानी है कि विष्णु भगवान नाराज हो गए थे और उन्होंने जो फार्मर थे उन लोगों को वरदान दे दिया, वरदान नहीं बोल सकते, श्राप दे दिया, 12 साल तक बारिश नहीं आएगी।
लेकिन एक किसान है वो जाता था खेतों में, जोतता था, हल लगाता था, सब सारी चीजें एज इट इज वो करता था। कहा यह गया था कि शंकर भगवान अगर डमरू बजा देंगे तो बारिश होगी। विष्णु भगवान ने बोला, जब किसानों ने रिक्वेस्ट की कि भगवान प्रभु हम तो मर जाएंगे, बोले ठीक है एक काम करो, शंकर भगवान को मनाओ, अगर उन्होंने डमरू बजा दिया तो हो सकता है कि बारिश हो जाए। तो सब लोग शंकर भगवान को मनाए, शंकर भगवान ने भी मना कर दिया। आखिर में ये किसान जो है वो रोज खेतों में जाता था, लोग हंसते थे। 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, लोग हंसते थे। किसी ने उसको पूछा, बोले यार 12 साल तक बारिश आने वाली नहीं है, घर पे बैठो आराम करो। बोले मैं इसलिए जा रहा हूं क्योंकि मुझे डर है कि 12 साल के बाद जब बारिश होगी तो मैं खेतों में हल चलाना भूल जाऊंगा, मैं काम करना भूल जाऊंगा, मैं आलसी हो जाऊंगा। तो 12 साल के बाद ही सही, लेकिन मैं अपना काम छोड़ना नहीं चाहता। और ये बात जब पार्वती जी ने सुनी तो पार्वती जी ने शंकर भगवान को मनाया और उनको कहा कि सुनिए, कहीं आप डमरू बजाना भूल ना जाओ 12 साल में। और उसके बाद में शंकर भगवान ने डमरू बजाया, बारिश हो गई। तो देखिए ये कहानी ये हमको सिखाती है कि भले अभी जो सिचुएशन है, अभी जो परिस्थिति है, इस परिस्थिति के अंदर में बीमा कैसे बेचना, उसकी ज्यादा से ज्यादा अगर हम ट्रेनिंग लेंगे तो जब भी परिस्थिति खुलेगी उस समय वो ट्रेनिंग आपको काम में आएगी। राइट, सो एकदम परफेक्ट आपने हीरालाल जी बताया। और देखिए जो टॉप परफॉर्मर है ना, वो हर परिस्थिति का अच्छा बेनिफिट कैसे उठाना जानते हैं। आज इतने साल से लगातार ट्रेनिंग में, उसके बावजूद भी ऑनलाइन के अंदर में अभी कॉर्पोरेट कोर्स चल रहा है तो कॉर्पोरेट कोर्स में भी बैठ गए। बहुत बढ़िया। और सर मेरा बिजनेस ऑफिस से ही होता है मैक्सिमम। या ग्रेट। मैं क्या करता हूँ, और मेरा जो ऑफिस है ना, जी। मैक्सिमम मेरा जो मार्केट बेस है मेरे ऑफिस के 2 किलोमीटर के इलाके में है। राइट राइट राइट। और मैं ऑफिस से फोन करता हूँ, अरे भैया क्या कर रहा है, आजा चाय कॉफी पियेंगे। मेरे पास में एक कॉफी की शॉप है जो फेमस है, हाँ वो कॉफी बनाने वाला भी मेरा क्लाइंट है। राइट। तो उसको मैं फोन करता तो यार 2 कॉफी भेजिए ऐसे करके वो कॉफी मेरे को यहाँ ऑफिस में भिजवा देता है। राइट और पार्टी भी खुश रहती है, वही अपने चेक कैश जो भी होता है कर लेते हैं। राइट राइट। तो ऑफिस में बैठ के आप अपना काम कर रहे हैं तो अपने ऑफिस हिसाब में से। करता हूँ, मैक्सिमम काम ऑफिस में है मेरा। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। ऐसे बहुत कम एजेंट है कि जो अपने ऑफिस में बैठ के जो है ज्यादातर काम करते हैं, ज्यादातर सेलिंग करते हैं। बहुत बढ़िया हीरालाल जी, थैंक यू सो मच। और आपने आपके विचार यहाँ पर रखे, धन्यवाद। बहुत सारे हमारे दोस्तों को इसका फायदा होगा, ये पेंडेमिक सिचुएशन में काम कैसे करना वो लोग जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच हीरालाल जी। हमारे साथ बंगाल के कोलकाता से एक छोटे से गांव से बिलोंग करते हैं तरुण कांति बख्शी जी। दोस्तों कोलकाता से 80 किलोमीटर दूर, मैंने वहां पर बेसिक कोर्स भी किया हुआ है उनके पास, उस एरिया में मेचेदा करके एक छोटा सा गांव है, तमलुक मेचेदा, वहां से वो बिलोंग करते हैं दोस्तों। और इतने छोटे से गांव के अंदर, जिसको मैं टाउन भी नहीं कहूंगा, छोटा सा गांव कहूंगा, और उस गांव के अंदर हमारे तरुण दा बरसों से एमडीआरटी करते हैं, बरसों से मैं बोल रहा हूँ 2006 से कम पिछले 16 साल से, इनकी एजेंसी 22 साल की है और पिछले 16 साल से लगातार एमडीआरटी करते जा रहे हैं। 3 बार सीओटी भी हो चुके हैं दोस्तों और 2 बार टीओटी क्वालिफाई किया है। पिछले 6 साल से वो कॉर्पोरेट क्लब एजेंट है और दोस्तों ये साल का भी उन्होंने फास्ट ट्रैक अर्ली एमडीआरटी अचीव किया है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, पहले आईओई का जो हमारा जो गुरु आप ही है, दीपक सर और मुकेश सर और सारे लीडर को हमारा बहुत प्रणाम, और हमारा आईओई का सारे साथी को हमारा हार्दिक शुभेच्छा करके हम बता रहे हैं। एक्चुअली 1998 में हम एजेंसी लिया था। 1998 के बाद हम 2002 में पहले 4 साल में ही हम चेयरमैन क्लब मेंबर हुआ था। उसके बाद 2006 से हम लगातार एमडीआरटी कर रहा है। और एक्चुअली पहले मैं, हमारा जो एजेंसी है, हमारा दादा का नाम पर एजेंसी था। हम पढ़ने के टाइम में हम दादा को हेल्प करते हैं। उसी टाइम पे हमारा जो डीओ ऑल ओवर इंडिया का नंबर डीओ था, लेट अमिताभ देवनाथ, उन्होंने हमारा पीछे पड़ा था एजेंसी लेने के लिए।
पहले तो हम इनकार करता था, लेकिन 1998 में हम इंग्लिश ऑनर्स कंप्लीट करने के बाद हम एजेंसी लिया था और 2006 से हम लगातार एमडीआरटी कर रहा हूँ। लेकिन वो जो एमडीआरटी हम करते थे वो उस टाइम पर हम कमीशन छोड़ देते थे, लेकिन 2014 से हम जब आईओई के साथ जुड़ा उस टाइम में पहले भारत सर का हम बेसिक कोर्स करने के बाद एडवांस कोर्स किया था और एडवांस कोर्स के जो पहले दिन में जो रिबेट कोर्स हुआ था उस दिन मैं ओथ लिया था जो हम कभी रिबेट नहीं देंगे। और 2014 से हमारा रियल जर्नी विदाउट रिबेट से हम 2014 से पहले डबल एमडीआरटी किया था, उसके बाद हम लास्ट 3 इयर्स सीओटी कर रहा है, उसके बाद लास्ट 2 इयर्स में टीओटी कर रहा है और 2015 से लगातार हम कॉर्पोरेट क्लब मेंबर में हूँ। हमारा जो खड़गपुर डिवीजन है उस डिवीजन में पहले गैलेक्सी भी हम है, पहले सीओटी भी हम है, पहले कॉर्पोरेट भी हम ही है और टीओटी भी हम है उस डिवीजन के। ग्रेट कांग्रेट्स। सभी सर आईओई के जुड़ने के बाद हम जो सारे पहले जो बेसिक को करने के बाद हमारा जो बिजनेस में जो इम्प्रूव हुआ था, हम एक ही काम किया था, हम जो उधर में जो सीखता है हम मार्केट में इम्प्लीमेंट करता है और बेसिक कोर्स करने के बाद हम एडवांस कोर्स करने के बाद हम कॉर्पोरेट कोर्स और 2014 से आईओई का कोई कोर्स नहीं है हम उसमें छोड़ा नहीं और आईओई से हाँ। अच्छा तरुण दा, मेरा खास स्पेशल क्वेश्चन आपको ये है कि ये 3 महीने में आपने अर्ली एमडीआरटी कैसे किया, क्योंकि लास्ट ईयर आपने सीओटी ऑलरेडी किया था लास्ट ईयर 3 महीने में, जबकि घर में आपके परिवार में थोड़ा हेल्थ इश्यू भी चल रहा है, सब कुछ होते हुए भी आपने 3 महीने में एमडीआरटी कैसे अचीव किया? उसमें क्या वर्किंग स्टाइल किया, कैसे नए प्रोस्पेक्ट या पुराने प्रोस्पेक्ट को आपने क्या बात की? एक्चुअली हमारा जो वर्किंग स्टाइल है एक्चुअली इसका जो आउटकम है दिसंबर महीने में हम जो काम किया था, दिसंबर महीने में ही मैं 56 लाख नॉन सिंगल कन्वेंशन प्रीमियम लेके आया था और 31 दिसंबर में हमारा टीओटी होने के बाद हम सोचा है जो एक्चुअली लास्ट ईयर मैंने सीएलआईशिप लिया और सीएलआईशिप लेने के हमारा मिसेस के नाम पर हम एजेंसी लिया और ये जो 3 महीने में हमारा टारगेट था जो फास्टैग सीओटी करने के लिए, लेकिन हमारा मिसेस के कोड में जो पॉलिसी है तो टोटली न्यू पॉलिसी है और हम मिसेस के कोड में जो गैलेक्सी में भी एंट्री लिया। हम एक कोशिश कर रहा था जो इस साल हम हमारा पास जो अपॉर्चुनिटी है जे एमडीआरटी का जो प्रीमियम भी कम है, एमडीआरटी का कमीशन भी कम है, तो हमारा पास बहुत अपॉर्चुनिटी भी है और जो कोरोना हमारे साथ ये दिखाई दे रहा है, जब हम बाहर से निकलेंगे हमारे साथ 3 चीज चाहिए। एक तो हमारा मास्क चाहिए, सैनिटाइजर भी चाहिए और उसके साथ हमारा फैमिली का सुरक्षा भी चाहिए। ये मैसेज हम सब लोगों को भेजा था और आप लोगों को पास हम जो सीखा है, अगर हम किसी को पास बैठा इंश्योरेंस के लिए, कोई आदमी इंश्योरेंस लेने के लिए इनकार कर नहीं पाए। हम लोगों को इतना नॉलेज आपको पास हमारा जो कलेक्ट किया और ये मार्केट में हम इम्प्लीमेंट किया था और हमारा जो रूटीन था, हर रोज मिनिमम 3 से 4 कस्टमर के साथ न्यू पॉलिसी के लिए मीटिंग करना चाहिए और वो जो हर रोज हम 4 मीटिंग करने के बाद उसका जो रिजल्ट आया था और सारे रिजल्ट आया था है मार्च महीने में टोटल हम पॉलिसी किए थे 45 पॉलिसी किए थे और नॉन सिंगल प्रीमियम लेके आया था 36 लाख
और बहुत इसमें बढ़िया। एक शेयरिंग है, एक डॉक्टर के पास किया था। वो जो डॉक्टर के साथ हम सारे पॉलिसी के बाद करने के बाद उनका जो भांजा एजेंट है, और पॉलिसी के समझने के बाद प्रपोजल भी साइन हुआ था। उसके बाद वो मेरे के बोलना था है हम कितना % छोड़ेंगे। तो हम तो बताया था हम तो छोड़ेंगे, मतलब हम तो कभी परसेंटेज में तो काम नहीं किया था है, हम हमारा तो कोई छोड़ने की बात नहीं है। तो उन्होंने मेरे को बताया था हमारा जो भांजे है मेरे को 35% पहली बार से ही छोड़ते हैं। हम बोले ठीक है, हम उसको सबको समझने के बाद ये बताया था उनको अच्छा तरह से। पहले हम कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट बनाया था, उसको पोर्टफोलियो बना के उसको फिनेंशियल पिरामिड समझाने के बाद उसको हम एक क्वेश्चन पूछा उसको, आपको जो भांजे के पास आपका जो पॉलिसी है, इस पॉलिसी में आपको भी आपका जो भांजे आपको कितना पॉलिसी चाहिए ये डिस्कशन किया था। वो बोला नहीं है। आपको HL भी कितना है वो कभी आपको डिस्कशन किया था, तो बोला है नहीं है। हम उसको पास इतना सारे नॉलेज नहीं है इसलिए वो छोड़ते थे। हम नॉलेज लेने के लिए हम बहुत खर्च करते हैं, इसलिए हम छोड़ नहीं पाइए। और अगर आपको पॉलिसी करना चाहिए तो आप रिबेट चाहिए तो आपको भांजे के पास आप लीजिए। इसके ऐसे बोल के हम उठ के आया, और 2 दिन बाद 11 PM में वो डॉक्टर साहब मेरे को फोन किया था तो आप आइए। और लास्टली वो मेरे के बताया ठीक है आपको ही पास आप मेरे पॉलिसी होना चाहिए, लेकिन कुछ तो छोड़िए। हम उसको बताए तो देखिए छोड़ने का मामला नहीं है, हमको उनको आपको जो फंडा है वही फंडा उसको दिखाया। एक पूरा कागज लेके एक डॉट देके उनको बताया, अच्छा इस कागज का आप क्या देखते हैं। वो बताया वो जो डॉट, हम उसको बोला देखिए इतना सारे कागज आपको नजर में नहीं आया, कोई खुद वो डॉट आपको नजर में आया, तो वो हंस रहा है। उसके बाद वो मेरे को चेक दिया है। गुड गुड गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। वरुणदा, और सर आप इतने छोटे से गांव से बिलोंग करते हो और रेगुलर COT TOT फास्ट ट्रैक MDRT कॉर्पोरेट क्लब अचीव करते हो, तो हमारे सभी एजेंट दोस्तों को, इंश्योरेंस एजेंट दोस्तों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? आपका एक मैसेज सबको दीजिए। एक्चुअली ऐसी पेंडेमिक सिचुएशन में वो भी इतने छोटे गांव में कैसे काम करना चाहिए सभी को, मैसेज आप। एक्चुअली जो लोग गांव में रहते हैं वो गांव का जिसका अर्निंग मंथली 1 लाख है वो रिच पीपल है। लेकिन जो लोग सिटी में रहते हैं जिनका इनकम मंथली 1 लाख वो मिडिल क्लास है। इसीलिए जो लोग सिटी में रहते हैं उनका एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा है। वो महीने को 1 लाख इनकम करते हैं, लेकिन उसको हाथ में सिर्फ 10,000 से 15,000 रहते हैं। लेकिन जिस लोग गांव में रहते हैं और महीने में 1 लाख इनकम करते हैं, उनका पास एक्सपेंडिचर का बाद उनको हाथ में 50 से 60,000 रहते हैं। इसलिए जिस लोग गांव में रहते हैं और मंथली इनकम 1 लाख है वो रिच पीपल है। और उनको पास हम ढूंढ के जाते हैं और उनको पास उनका कितना इंश्योरेंस चाहिए उनको समझाने के बाद उनको इंश्योरेंस करना बहुत इजी है। लेकिन जो लोग सिटी में रहते हैं मंथली 1 लाख इनकम करते हैं, उनको इंश्योरेंस का प्रीमियम देने के लिए रुपया बचते भी नहीं है। यही है मैसेज। जिन हम लोगों का दोनों ही अपॉर्चुनिटी है, हम गाँव को भी इंश्योरेंस करते हैं और सिटी के जाके भी इंश्योरेंस करते हैं। लेकिन जिस लोग सिटी में रहते हैं वो लोग गांव में आके इंश्योरेंस नहीं कर सकते हैं। ये है हमारा जो लोग गांव में रहते हैं उसका अपॉर्चुनिटी है। गुड गुड, थैंक यू तरुणदा, आपने बहुत अच्छी बात बताई। आई रियली अप्रिशिएट, और यही आपका सक्सेस का राज है
कि गांव का एजेंट शहर में जाकर पॉलिसी बेच के आता है, लेकिन शहर के एजेंट गांव में जाकर पॉलिसी जनरली नहीं बेचते हैं। सो थैंक यू तरुण दा, थैंक यू वेरी मच।